हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम हिंदी का दूसरा चैप्टर लेकर आ रहे हैं वर्ण विचार। आपको बता दूं कि वर्ण विचार हिंदी व्याकरण की रीढ़ है। जो भी इस टॉपिक को बड़ी गहराई से समझता है, उसके लिए फिर व्याकरण को समझ पाना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आज हमारा जो टॉपिक होगा वर्ण विचार। बहुत ही अच्छे से इसको समझेंगे, जो भी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसको हम आज क्लियर करेंगे। उसके बाद एग्ज़ाम के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा, जिसका आप उत्तर नहीं लिख पाएँगे। तो सबसे पहले वर्ण कोई भी टॉपिक जब शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि वर्ण है क्या? या जिस विषय के बारे में पढ़ रहे हैं कि वो उसकी परिभाषा क्या होती है? तो आइए वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके जिसके और टुकड़े न हो सके, तो उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सके, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ए के अब ये सबसे छोटी ध्वनि, इसके और कोई टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे क, ख, ग, ये सारे ही क्या हैं? वर्ण होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इसमें वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। डियर फ्रेंड्स, ये 52 वर्ण अब हमें समझने हैं कि वो कौन-कौन से वर्ण होते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कैसे बोले जाते हैं। सारा जो खेल है इन 52 वर्णों का ही है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ण के भेद देख लेते हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर और एक होता है व्यंजन। साथियों, ऐसे कोई भी एग्जाम नहीं है, विशेषकर जो स्टेट है, जब वर्ण विचार से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, स्वतंत्र होते हैं। इनका उच्चारण इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। उसे क्या कहेंगे? स्वर कहते हैं, जिनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े। ये टोटल होते हैं, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वो कौन-कौन से होते हैं? अ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। ए, आ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। कितने होते हैं? ये 11 स्वर होते हैं। आइए स्वर के एक बार भेद जान लेते हैं। तो स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो स्वर 3 प्रकार का होता है, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो ये जो 11 आपके स्वर हैं, तो अगर इनको देखा जाए तो हम इनमें बाँटते हैं। तो जो ह्रस्व होते हैं वो अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ऋ। ये 4 हमारे क्या होते हैं? हिंदी में ह्रस्व स्वर होते हैं। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और ऋ। इनको ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन आया है एक बार, जेबीटी का जो स्टेट हुआ था, उसमें ये आया था कि इनका दूसरा नाम क्या है? तो इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। अब जो दीर्घ बच गए, जो 7 बच गए हमारे, क्योंकि ये टोटल 11 हैं, तो 7 जो बच गए वो क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। तो वो क्या बचे? अ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ और औ। तो इनकी टोटल होते हैं 7। तो 7 4 11। प्लुत स्वर जिनके बोलने में हर्षों से तिगुना समय लगता है, तिगुना समय। जिनके बोलने में सबसे कम समय लगे हर्षों स्वर, जिनके बोलने में हर्षों स्वर से दुगुना समय लगे वो होता है दीर्घ स्वर, और जिनके बोलने में तिगुना समय लगे वो होता है प्लुत स्वर। जैसे ओम, इसमें ये 3 की ध्वनि सी आती है, तो ओम, तो ओ से बै से पहुंचने तक का जो समय होता है वो क्या होता है? प्लुत स्वर। इसका ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है, इसलिए ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर ही हमारे लिए क्या हैं? वो महत्वपूर्ण हैं। तो 11 कुल होते हैं हमारे स्वर। तो ये स्वर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन थे। आइए अब आते हैं व्यंजन। तो जिनके
उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, उसे क्या कहेंगे हम? व्यंजन कहेंगे, जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन की जो संख्या होती है वो 33 होती है। आइए देखते हैं एक बार इसके भेद जान लेते हैं कौन से हैं। तो पहले नंबर पे है सपर्श व्यंजन। जैसे स्वर के 3 भेद थे वैसे ही इसके भी कितने भेद हैं? व्यंजन के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो जब भी इनको ध्यान से समझना है। सपर्श व्यंजन जो होते हैं हमारे, कई बार इनकी संख्या पूछ ली जाती है, तो ये क से लेकर म तक जो होते हैं, वो टोटल अगर गिनेंगे तो 25 होते हैं। तो स्पर्शों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 25 होती है। और अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4, तो वो होते हैं य, र, ल, व। तो ये 4 होते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन और 4 ही होते हैं ऊष्म व्यंजन, वो होते हैं श, श, स, ह। तो 4 होते हैं हमारे ये। तो 25 अगर आप करेंगे +4 + 4 = 33। तो 33 हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होती है। आइए एक बार हम जान लेते हैं कि सपर्श जो व्यंजन है वो क्या है? देखिए, सपर्श का अर्थ होता है छूना। जब हम इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास है वो मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करते हुए निकलता है। तो जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ दूसरे उच्चारण स्थान का स्पर्श करता है उसे क्या कहेंगे? सपर्श। सपर्श का अर्थ मतलब छूना। तो क्या होगा, जब हम कोई श्वास लेते हैं तो श्वास जब मुख से उच्चारण होता है तो वो किसी दूसरे मुख भाग को छू करके हवा निकलती है, तो इसलिए इनको सपर्श व्यंजन के नाम से जाना जाता है। फिर है अंतस्थ। अंतस्थ क्या होते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में सांस कम मात्रा में बाहर निकले, कम मात्रा में बाहर निकले, उसे क्या कहेंगे? उसे हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। इनमें जो श्वास की मात्रा है, जो हम सांस लेते हैं, तो वो अंत है, मतलब अंदर ही ज़्यादा स्थित रहती है और कम मात्रा में बाहर निकलती है। तो ये 4 होते हैं य, र, ल, व। और तीसरे नंबर पे है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन क्या होता है? इनको जब हम बोलते हैं ना, थोड़ी-सी गर्म हवा हमारी क्या निकलती है? शरीर से बाहर निकलती है, शरीर से बाहर निकलती है। तो ऊष्म कितने होते हैं? तो ये होते हैं हमारे 4, श, श, श और ह। एक क्वेश्चन इनमें से रहता है, या तो आपसे अंतस्थ पूछते हैं या आपसे क्या पूछते हैं? वो ऊष्म व्यंजन पूछते हैं। तो अब हमने जो 52 वर्ण हमने किए थे, तो 52 वर्ण में से अगर हम देखें तो स्वर कितने हो गए हमारे? 11। व्यंजन कितने हो गए हमारे? 33। तो हमारे हो गए टोटल 44। करने कितने हमें? 52। तो अभी भी 8 बाकी हैं। ठीक है जी। चलिएगा अगली बार देखते हैं कि वो 8 कौन से बचते हैं। तो नेक्स्ट आ जाते हैं आपके संयुक्त अक्षर या संयुक्त वर्ण भी इनको कहते हैं। आप टेट, सीटेट के पेपर उठा के देखोगे ना पिछले वर्षों के, तो उनमें से एक क्वेश्चन हर बार इसमें से आता है। ये 4 होते हैं श्र, अक्ष, त्र और ज। तो ये 4 होते हैं हमारे हिंदी में संयुक्त अक्षर। श्र, तो श्र किन-किन अक्षरों से मिलके बनता है? श प्लस र प्लस अ। त्र, त, र, अ। क प्लस स प्लस अ। और सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ये ज, क्योंकि हम इसको इग्गे का उच्चारण करते हैं जैसे विज्ञान, लेकिन ये शुद्ध शब्द अगर हम पढ़ें तो इसका क्या होता है? वो ज प्लस य प्लस अ। तो ये होता है ज्य। ज्य शब्द होता है ये ज्य। तो हम अगर शुद्ध उच्चारण में बोलेंगे तो विज्ञान, जो वर्णों के हिसाब से अगर इसको बोला जाए तो विज्ञान शब्द होता है, न कि विज्ञान शब्द होता है। प्रचलित रूप जो होता है वो होता है विज्ञान, विज्ञान। तो ये थे आपके 4। तो अब हमारे कितने हो गए? 44 प्लस 4, 11 स्वर, 33 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त अक्षर। तो ये हो गए। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट के हिसाब से आप इसको लिख के लीजिएगा कि संयुक्त वर्ण के बाद अगर इम्पोर्टेंट है तो वो है जी अयोग व। अभी जो आपका ग्रुप सी का पेपर हुआ था उसमें भी इनमें से पूछा गया था कि कौन से अयोगवाद। पहले ये देखिए कि अयोगवा होते कौन से हैं? जो
न स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, न ही व्यंजन, वो क्या कहलाते हैं? अयोगवा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार स्टेट में आ चुका है, सीटेट में आ चुका है, और ग्रुप सी का जो हुआ था 15 नंबर की जो भी हिंदी व्याकरण आई थी, वहाँ पर भी ये अयोगवा पूछा गया था कि कौन से होते हैं। आपको ऑप्शन में दे देंगे, तो जो न स्वर होते हैं, तो ये 2 होते हैं अपने अंग, अ, ये 2 होते हैं। अब ये क्यों होते हैं? आप देखिएगा स्वर क्या होते थे? जो किसी की सहायता नहीं लेते थे, पर यहाँ ए ने अनुस्वार की सहायता ले ली, इधर ए ने विसर्गों की सहायता ली है। इसलिए ना तो ये व्यंजन, क्योंकि व्यंजनों में ए नहीं आता, और ना ही ये स्वर, क्योंकि ये स्वर किसी की सहायता नहीं लेते। यहाँ पर विसर्गों की और अनुस्वार की सहायता ली है, इसलिए यहाँ पर हिंदी व्याकरणाचार्यों ने इसको नाम दिया अयोगवा। तो ये कितने होते हैं? 2 होते हैं हमारे। तो अब हमारे पास हो गए 2 अयोगवा, तो टोटल हो गए हमारे 50। अब बचते हैं 2, और ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। वो कौन से हैं? उनको कहते हैं जी उत्तक्षिप्त व्यंजन। इनका दूसरा नाम ताड़नजात भी है। उत्तक्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात, इनका मतलब होता है, उत्तक्षिप्त का मतलब होता है जो फेंका हुआ, फेंका हुआ। इसमें जो, जिसके उच्चारण में जो जीभ है वो मूर्धा को छूकर नीचे गिरती है, यानी कि ऊपर के भाग को जीभ जा करके नीचे की ओर आती है। मुख के भाग, ऊपर के भाग, मुख के ऊपर के भाग को छूकर नीचे गिरती है। जो जीवा है वो मुख के ऊपर के भाग को छू करके नीचे गिरती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये होते हैं आपके अड़ और ढ। अब आप कहेंगे सर ये तो ढ तो पहले भी आता है, लेकिन आप नोटिस करना, ट, ठ, ड, ढ, अण, वहां पर आपको ये जो नीचे वाली बिंदी है ये देखने को नहीं मिलेगी। और इनकी खासियत क्या होती है? इनसे कभी भी कोई स्वर, कोई शब्द की शुरुआत नहीं होती, शुरुआतें नहीं होती। लेकिन ये जो ढ है, इसकी इसके यहाँ से, जैसे आपने यहाँ बना दिया, जैसे आपने लिखा ढक्कन, ये वो ढ है जो आपकी वर्णमाला में आता है, लेकिन ये हमेशा आपके वर्ण के पीछे ही आएंगे। इनसे कभी, यानी कि ये पहला अक्षर कभी नहीं आएगा, जैसे बड़ा, तो ये पीछे ही रहेंगे, इसलिए इनको उत्तक्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ताड़नजात इनका दूसरा नाम है, और कितनी बार स्टेट में आपको ये देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार अगर हम इसमें 2 अक्षर और मिला दें, तो अब हमारे हो गए 52। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त अक्षर और 2 अयोगवा, और 2 हो गए हमारे ताड़नजात। इस प्रकार 52 टोटल हमारी वर्णमाला में क्या होते हैं? वो अक्षर होते हैं। आइए एक बार रिपीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। पहला होता है वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और टुकड़े न हो सके। दूसरा क्वेश्चन बनेगा वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन बनेगा हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं? तो उत्तर बनेगा 52। फिर आएगा वर्ण के कितने भेद हैं? तो 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जिनके बोलने में अन्य वर्णों की सहायता न लेनी पड़े, ये 11 होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर जिनके बोलने में बहुत कम समय लगे, ये 4 होते हैं, ए, ई, उ, री। दीर्घ स्वर जिनके बोलने में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगे, ये 7 होते हैं, और प्लुत स्वर जिनके बोलने में तिगुना समय लगे। फिर आएगा व्यंजन किसे कहते हैं? उसके कितने भेद हैं? तो जिनके उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े उसे व्यंजन कहते हैं। जिसके 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन क से लेकर के मैं तक 25, अंतस्थ व्यंजन 4 य, र, ल, व, उष्म व्यंजन श, श, स, ह। ये आपके 4 होते हैं 33। उसके बाद संयुक्त अक्षर 4 होते हैं, श्र, अक्ष, त्र और ज। उसके बाद उत्तिक्षिप्त व्यंजन होते हैं 2, अड़ और ढ। अयोगवा होते हैं 2। उसके बाद अब आता है आपका अनुस्वार। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, मैं ये कहता हूँ व्याकरण की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इसको समझ गए तो फिर आगे आपको चल करके व्याकरण समझने में काफ़ी आसानी ज़रूर होगी, और मैं यकीन दिलाता हूँ कि इस वीडियो के बाद, इस क्लास क्लास के बाद आपको कभी भी वर्ण से कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अनुस्वार क्या होता है? जब स्वर का उच्चारण, स्वर का उच्चारण नाक से होता है, नाक से होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुस्वार। और ये बिंदी के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप हंस लिखेंगे ये, तो ये जो बिंदी है ये हिंदी में क्या होता है? अनुस्वार होता है। जैसे आपने अंश लिखा तो ये न होता है, तो ये अनुस्वार होता है।
दूसरे नंबर पे होता है अनुनासिक। तो इसकी पहचान चंद्र बिंदु होती है। आपने देखा होगा ऐसे चंद्र बिंदु होती है। तो इसका उच्चारण जो है वो नाक और कंठ दोनों से मिलकर होता है। अनुस्वार में और अनुनासिक में क्या अंतर हुआ? तो इसका उच्चारण नाक से, केवल नाक से होता है और इनका उच्चारण नाक और कंठ से मिलकर होता है। अनुस्वार में जो बिंदी का प्रयोग होता है और इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। जैसे आप चाँद, क्या लिखा आपने? जैसे चाँद, जैसे आँख, हँसना, तो आदि इसके एग्जाम्पल बन सकते हैं। तो अनुस्वार और अनुनासिक में बहुत ही जल्दी आपको समझ में आ गया होगा। बस अनुस्वार में बिंदु का ध्यान रखना है और अनुनासिक में चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो इसमें क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा संयुक्त व्यंजन। कौन सा बनेगा? संयुक्त व्यंजन आपका बनेगा कि संयुक्त जो व्यंजन है वो कौन-कौन से होते हैं। संयुक्त के नाम से अगर आप इसको देखें तो संयुक्त का मतलब ही क्या होता है? जोड़ा, यानी कि इकट्ठे रूप में जब इकट्ठा कुछ प्रयुक्त होता है। तो जब कोई दो असमान जो वर्ण होते हैं उनके बीच में स्वर नहीं होता, यानी कि आप ये कह सकते हैं दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच में जब स्वर नहीं होता तो वो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे प्यासा, तो यहाँ पर साथियों पहला अक्षर आधा रहेगा और दूसरा अलग स्वर रहेगा। ये एक साथ ही क्या होते हैं? प्रयोग में होते हैं। ठीक है? और एक है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन, यहाँ द्वित्व को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो व्यंजन एक जैसे हों, एक जैसे हों, यानी कि पहला आधा होगा और दूसरा पूरा। जैसे आपने लिखा पक्का, सच्चा, तो आप देख पा रहे हैं इसमें पहला अक्षर वही है और अगला वर्ण भी वही है, एक आधा और एक पूरा। तो ये आपके हैं द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं और ये जो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं जब एक अलग-अलग वर्ण में होते हैं। अब जो आपके क्वेश्चन आएँगे आगे वो और भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इनसे 1 या 2 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रहता है और पूरी उम्मीद है कि वो हर एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो कुछ वर्णों का जो है वर्गीकरण किया गया है यहाँ पर, वर्णों का वर्गीकरण किया गया है। तो सबसे पहले होता है श्वास के कंपन के आधार पर, श्वास के कंपन के आधार पर। जब हम बोलते हैं तो साँस में थोड़ी-सी कंपन हो जाती है, उसके आधार पर जो भेद बाँटे गए हैं, वो 2 भेद होते हैं, अघोष और सघोष। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर अपने नोट्स में डालिएगा, लिखिएगा अघोष और सघोष। सबसे पहले इनमें अंतर देख लेते हैं, क्या परिभाषा बनेगी। देखिए, यहाँ से आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं, सारी परिभाषा इसी अक्षर में दी गई है। घोष का मतलब होता है कंपन और जब किसी भी शब्द से पहले ए जोड़ दिया जाता है, तो नेगेटिव सेंस में चला जाता है, तो यहाँ इसका मतलब होता है नहीं। तो जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में या उच्चारण में कंपन नहीं होती और जिनके उच्चारण में कंपन होती है, वो क्या कहलाते हैं? सघोष। स का मतलब सहित और घोष का मतलब कंपन, यानी कि जो कंपन सहित बोले जाते हैं वो सघोष कहलाते हैं और जो बिना कंपन के बोले जाते हैं वो अघोष कहलाते हैं। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा समझा दूँ कि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर होते हैं, क, ख, ग, घ, अंग और प्रत्येक वर्ग को पहले के नाम से जाना जाता है, यानी कि जैसे क है तो इसको क वर्ग के नाम से हम जानेंगे। दूसरे में च होता है तो च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अब इनमें आपको ये जैसे पेपर में क्या आता है, जैसे जब मैंने स्टेट दिया तब मेरे से 6 पूछा गया था कि 6 क्या है? तो ऑप्शन में थे अल्पप्राण, अघोष, सघोष या उपयुक्त सभी, ऐसे कुछ ऑप्शन करके दिए गए थे, तो ये ऐसे पूछे जाएगा। तो बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है कि इसमें आपको क्या करना है कि जो पहले 2 नंबर पे होते हैं, तो वो आपको ऐसे करने हैं कि उसे आप याद करने की कोशिश कीजिएगा कि पहले 2, पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, यानी कि पहले 2 वर्ण ले लो हर एक वर्ग के। तो अगर आप ये लेके चलोगे तो ये पहले 2 वर्ण जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं? वो अघोष कहलाते हैं।
और जो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर बचा वर्ग का ये कहलाते हैं सघोष। तो ये बहुत ही ईज़ी हो जाएगा अगर आप ऐसे करेंगे, तो जब भी कोई भी क्वेश्चन कभी ऐसे आए तो आप ये समझ लेना कि वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर होता है वो अघोष होता है और वर्ग का जो तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर होता है वो क्या होता है? सघोष होता है। ठीक है? और जितने भी स्वर हैं, ठीक है? तो इसको याद करने का 11 के 11 जो स्वर हैं वो से याद कीजिएगा ट्रिक के रूप में आप। तो ट्रिक यहाँ पर क्या बनी? स किसमें आता है? सघोष में। और स्वर, तो इसका मतलब जितने भी स्वर हैं वो किसमें आ गए? सघोष में आ गए। तो स से स कीजिएगा तो इसका मतलब सारे स्वर जो हैं वो किसमें आ गए? सघोष में आ गए। और जो य, र, ल, व हैं आपके, य, र, ल, व और ह, ये सारे क्या होते हैं आपके? ये आते हैं आपके सघोष में। तो सभी स्वर और य, र, ल, व, ह ये सारे क्या हैं? सघोष हैं। अब बचा क्या आपका? आपके बच गए स। तो है तक आ गए तो तीनों स बच गए। तो तीनों जो स हैं आपके वो किसमें आ गए? तो जो आपके अघोष हैं वो क्या हो जाएँगे? स। ये क्या हो जाएँगे आपके? अघोष हो जाएँगे। तो ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अघोष और सघोष बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। घोष का मतलब कंपन होता है, ए लगा देंगे तो जिनके बोलने में कंपन नहीं होती अघोष, जिनके बोलने में कंपन होती है सघोष। प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर होते हैं, हर वर्ग में पहले अक्षर से उसके नाम को जाना जाता है, जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो पहले 2 वर्ण क्या होते हैं? वो आपके अघोष होते हैं और पिछले जो 3 वर्ण होते हैं वो आपके क्या होते हैं? सघोष होते हैं। और जितने भी स्वर हैं वो सारे किसमें आते हैं? वो सघोष में आते हैं। अब जो आपका श्वास की मात्रा के आधार पर बाँटा जाएगा, नेक्स्ट जो होगा श्वास की मात्रा के आधार पर। तो श्वास की मात्रा के आधार पर भी 2 तरीके से बाँटे गए हैं और वो 2 जो तरीके हैं वो कौन-कौन से भेद होते हैं? तो वो होते हैं अल्पप्राण और महाप्राण। बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जा रहा है और इस वीडियो को देखने के बाद आपका कहीं भी वर्ण से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिएगा, यहीं से फिर मैंने बताया था जैसे अघोष, सघोष कर सकते हैं हम, यहीं से भी आप इसकी परिभाषा समझ सकते हैं। अल्प का मतलब होता है थोड़ा या थोड़ी और प्राण का मतलब है प्राणवायु। मतलब एक प्रकार से आप श्वास कह सकते हैं, साँस कह सकते हैं समझने के लिए। ठीक है जी? तो कहने का मतलब क्या है, जिन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में निकलती है, कम मात्रा में निकलती है, निकले उसे क्या कहेंगे? अल्पप्राण। और जब अधिक मात्रा में निकले, अधिक मात्रा में सांस की मात्रा अधिक निकलती है उसे क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। तो आपको जो अभी वर्ग समझाए थे बिल्कुल वैसे ही करके चलना है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ढ, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो अब कौन से अल्पप्राण होते हैं और कौन से महाप्राण होते हैं? तो इसमें सम विषम का आप फार्मूला आजमा सकते हैं। तो आपको क्या करना है? वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, 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 यानी कि 1, 3 और 5 ये होते हैं आपके अल्प प्राण। और जो दूसरा, चौथा जो वर्ण होता है वो होते हैं आपके महाप्राण। तो बहुत ही सिंपल हो गया है, इसमें उलझने की कोई दिक्कत ही नहीं है। अघोष, सघोष में पहले 2 अघोष, पिछले 3 सघोष। अल्पप्राण, महाप्राण में पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण, दूसरा और चौथा क्या होता है? वो महाप्राण होते हैं। जो स्वर हैं, सभी जो स्वर हैं वो किस में आ जाएंगे? वो आपकी बार अल्पप्राण में आ जाएंगे। और जो श, 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 ह, ये 4 जो हैं ये किसमें आ जाएँगे? वो आ जाएँगे महाप्राण में। तो ये अल्पप्राण और महाप्राण को मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई दिक्कत आपको कभी नहीं होगी। इनमें से पेपर में क्या कर दिया जाता है, कोई एक अक्षर आपको दे दिया जाता है, ठीक है? जैसे ठ दे दिया भई, ठ का उच्चारण स्थान सॉरी महाप्राण है या अल्पप्राण है ऐसे पूछ लेंगे। तो आप उसको उँगलियों पे भी गिन सकते हैं कि पहला, तीसरा, पाँचवाँ अगर अक्षर है तो वो आपका अल्पप्राण हो जाएगा और दूसरा, चौथा जो है वो क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। अब इसका सबसे महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन और बचता है इससे टॉपिक से, वो है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान ये
आपने जिसने भी परीक्षा दी होंगी तो उनके महत्व को समझते होंगे, क्योंकि हर बार परीक्षा में एक क्वेश्चन उच्चारण स्थान से ज़रूर रखा जाता है। तो आइए एक बार पहले देख लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या है, कौन-कौन से होते हैं। तो पहला होता है कंठ। कंठ मतलब होता है गला, जिनको जिनका उच्चारण करते समय गले से आवाज़ निकलती है और गले से ही कंपन होती है, तो कंठ होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है तालु। इसको तालव्य भी बोल सकते हैं आप। तालव्य जो वर्ण होते हैं, जो आपके दाँत के ऊपर जो मसूड़े होते हैं, उनसे उच्चारण स्थान इनका होता है। यानी कि जिह्वा जो है, वो मसूड़ों से टकराती है आपकी। ठीक है जी? उसके बाद होता है मूर्धा। तो मूर्धन्य जो होते हैं, इनको मूर्धन्य भी कहते हैं। तो मूर्धन्य जो है, वो बिल्कुल मुख का ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी हिस्सा होता है, जहाँ जिह्वा उससे टकराती है। उसके बाद होता है आपका दंत। तो दंत, जिनसे जीवा जो है वो दांतों से टकराती है। और एक होता है आपका ओष्ठ, जिनके उच्चारण करते समय आपके होंठ हिलते हैं। तो ये कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, ये हमारे मुख्य जो 5 हैं उच्चारण स्थान में आते हैं। तो अब हमें ये देखना है कि किन-किन का उच्चारण स्थान क्या-क्या होता है। इनके लिए मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अगर आप उस तरीके से याद करेंगे तो कभी भी आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। तो आइएगा उससे शॉर्ट ट्रिक के साथ समझते हैं कि कैसे मतलब कोई किस-किस का उच्चारण स्थान होगा। आप 2 सेकंड भी नहीं लगाएँगे, अगर वो 5 लाइनें आपको याद करनी है। अगर वो 5 लाइन आपको जल्दी से याद हो जाती है तो बहुत आसानी से आपको वो हो जाएगा। तो इसके नोट्स ज़रूर बना लेना, और इनमें से एक क्वेश्चन तो हर बार हर पेपर में रहेगा ही रहेगा। आइए देखते हैं सबसे पहले अकुह विसर्ग। अकुह विसर्ग कंठ। तो ये इसकी ट्रिक है। तो जितने भी कंठ से जो वर्ण आएँगे वो सारे इस लाइन में आ जाते हैं। अभी मैं आपको समझाऊँगा, क्लियर करूँगा कि कौन-कौन से वर्ण कंठ से होते हैं। आपको बस ये लाइन याद करनी है, 2-3 बार इसको बोल के देखोगे, लिख के देखोगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं अकु से क्या मतलब है। ए का ए से आप मतलब निकालो ए और आ। ठीक है जी? ये जो ए है, ये ए और आ है। कु से मतलब निकालो कै वर्ग। कै वर्ग में कौन-कौन से हैं? 5 क, ख, ग, घ, अंग। ये जो 5 हैं आपके, ये क वर्ग में आ जाते हैं। उसके बाद विसर्ग। विसर्ग, क्योंकि हम संस्कृत में इसका इस्तेमाल करते हैं और इसकी है का उच्चारण इसमें आता है। और आपका है, ये जो अक्षर हैं ए, आ, कै वर्ग, विसर्ग और है, ये सारे कहाँ से आ जाएँगे? आपके उच्चारण स्थान से आ जाएँगे। जो मनुष्य है, आप उसको अगर चित्र के रूप में समझेंगे तो ये गला, तो ये इनका उच्चारण यहाँ से होता है। तो आप बोल के देखेंगे ना, अगर अपना हाथ एक बार गले पर रख कर देखो और फिर इनका उच्चारण करके देखो, आ, क, ख, तो इनमें गले से महत्वपूर्ण कंपन सी होती है, आपको नज़र आएगी। तो इसलिए ये क्या है आपके? वो कंठ हैं जी। ठीक है जी? दूसरा है ईचू, यस, तालु। ईचू, यस, तालु। तो तालु के जितने भी वर्ण हैं, जो भी आएँगे, इसी 4 अक्षरों में वो सारे कैद हो जाते हैं। ई से समझिएगा ई, और चू से मतलब है यहाँ च वर्ग। च वर्ग में कौन-कौन से आ गए जी? च, छ, ज, झ, य। च, छ, ज, झ, य। फिर क्या है? य और श। य और स। तो ये आपके आ गए ईचू, यस, तालु। अब इनमें क्या होता है? आपके जो दाँत होते हैं, जो दाँत हैं, ये यहाँ से जो आपके हैं मसूड़े, इनको क्या बोला जाता है? मसूड़े बोला जाता है। तो जीभ जो है आपकी, जब इनको बोलोगे तो इन मसूड़ों से आपकी टकराएगी। जैसे आप बोलेंगे च, थोड़ा-सा रोक स्टॉप करके देखना, बोल करके च, छ, तो आप देखेंगे जीभ हल्की-सी आपकी कहाँ जा रही है? वो जहाँ से हमारे दाँत शुरू हो रहे हैं, यानी मसूड़े शुरू हो रहे हैं, वहाँ से हमारी जीभ जा रही है। इसलिए इनको यहाँ से हम क्या कहते हैं? तालव्य या तालु बोलते हैं। तो ये लाइन अगर आप याद करोगे, ईचू, यस, तालु, तो कोई भी एक अक्षर 1-2 सेकंड में आप उसका उत्तर दे दोगे। आइए तीसरे नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पे है हमारा, वो है ऋतु रस मूर्धा। बहुत ही महत्वपूर्ण आज ये टॉपिक कराया जा रहा है और एक भी क्वेश्चन इससे आपका कभी गलत नहीं होगा। ऋतु रस मूर्धा। अब मूर्धा कहाँ होता है कि जो मुख का, ये जीभ का जो बिल्कुल ऊपरी सिरा होता है, वहाँ से ये जीभ क्या होती है? टकराती है। तो इसमें क्या आ गया आपका? ऋ, टू से मतलब ट वर्ग। अब ट में क्या आ गई? ट, ठ, ड, ढ, अण, और फिर र और श। ये सारे क्या होते हैं? आपके मूर्धन्य होते हैं। इनमें जब आप बोलेंगे तो जीभ बिल्कुल थोड़ा-सा ऊपर जाएगी और फिर नीचे की तरफ आएगी। ट, एक झटके में ऊपर जाकर के नीचे की तरफ आएगी, तो इसलिए इनको मूर्धन्य कहा जाता है। चौथे नंबर पे है
ऋतुलस दंत, ऋतुलस दंत। इसमें क्या आ गया? लरी। लरी संस्कृत का होता है, इसलिए आप इसको छोड़ भी सकते हैं। और तू से होता है तय वर्ग, तो त, थ, द, ध, न, ल और स, स। लरी, तय, थ, द, ध, न, ल और स, ये होते हैं 10। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो जीभ जो हमारी है वो दांतों से टकराएगी, इसलिए इनको दंत व्यंजन कहते हैं। 5वें नंबर पे हमारी है उपओष्ठ, उपओष्ठ। तो इसमें आप देखेंगे 2 ही अक्षर आपको याद करने हैं, उ और प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ और म, ये आते हैं। इनमें जब आप बोलेंगे तो आपके होठ मूवमेंट में रहेंगे ज़्यादा, वो आपके थोड़े से आगे निकल जाएँगे, तो इसमें केवल होठों की ही मूवमेंट ज़्यादा रहती है, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन कहते हैं। तो पहला था आपका अकु विसर्ग कंठ, ईचु यस तालु, ऋतु लस दंत, ऋतु रस मूर्धा, उप ओष्ठ। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये 2 उच्चारण स्थानों से मिलकर बनते हैं। इनमें होता है ए और आई। ये 2 व्यंजनों से 2 वर्णों से और इनसे मिलके बनते हैं उच्चारण स्थान से। तो ये होते हैं आपके कंठ और तालु। तो मैंने बताया था कंठ आपका गला हो जाएगा और तालु कहाँ हो जाएगा? मसूड़े आपकी एक तरफ से हो जाएंगे। तो जीभ आपकी मसूड़ों की तरफ भी जाएगी और गले में भी कंपन होगी, इसलिए इनको कंठ तालु के नाम से जाना जाता है। और 7वें नंबर पे आपका रहेगा ओ, औ। ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इनमें 2-2 से मिलकर बनते हैं, अक्सर ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके रहते हैं कंठोष्ठ। इनमें कंठ यानी कि गला और ओष्ठ मतलब होठ आपके ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए ओ, औ जब आप इनको बोल के देखेंगे तो गले में कंपन होगी और होठ आपके थोड़े से आगे निकल जाएँगे। और 8वें नंबर पे जो है वो होता है व, तो ये होता है आपका दंतोष्ठ। तो इसमें जो जीवा है, यानी कि जो जीभ है आपकी, वो दाँतों की तरफ आ जाएगी, सामने आ जाएगी और जो ओष्ठ यानी कि होठ हैं आपके, वो भी काम करेंगे, तो इसलिए इनका व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। तो ये 8 हैं आपके अकुह विसर्ग कंठ, ईचु यस तालु, लरितु लस दंत, ऋतु रस मूर्धा, उप ओष्ठ, ए ऐ कंठ तालु, ओ औ कंठोष्ठ, व दंतोष्ठ। प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे अंग, य, अण, न, म, प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर जो होता है वो क्या कहलाता है? नासिक्य व्यंजन कहलाता है। नासिक्य व्यंजन क्या होता है? जिनका उच्चारण नाक से होता है। तो ये 5वां अक्षर, हर एक वर्ग का जो 5वां अक्षर होगा वो क्या कहलाता है? वो नासिक्य व्यंजन कहलाता है। तो यहाँ पर आप ये उच्चारण स्थान है, अगर ये आप याद कर लेंगे, अकुह विसर्ग कंठ, ईचु यस तालु, लरितु लस दंत, ऋतु रस मूर्धा, उपोष्ठ और ये होते हैं। इसके अलावा कुछ और भी कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं और वो भी काफ़ी बार स्टेट में पूछे गए हैं, तो बस 1-2 क्वेश्चन और इसका जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको करा देता हूँ। वो आपका रहता है य और व। इनको अर्धस्वर कहा जाता है। तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि अर्धस्वर कौन से होते हैं? तो वो जो अर्धस्वर होते हैं वो 2 होते हैं। तो आप इनको वैसे ही पूछ लेना, बस अर्धस्वर पूछ लेते हैं कि कौन-कौन से होते हैं, तो 2 होते हैं, य और व होते हैं। क्योंकि इनके उच्चारण लगभग स्वरों की तरह होता है और इसलिए इनमें इनको अर्धस्वर के नाम से जाना जाता है। और ये तो स्टेट में जब मैंने दिया था तब भी आया था, पीजीटी का जब मैंने दिया तब पूछा गया था कि र कौन-सा वर्ण होता है? तो र होता है आपका लुंठित और परकंपित भी इसको बोलते हैं। लुंठित या परकंपित। आप लुंठित और परकंपित का मतलब है थोड़ा-सा काँपता-सा, क्योंकि रे जो होता है ना थोड़ा-सा रगड़-सा खाता है रे, तो उसमें थोड़ी-सी 2-3 बार साउंड सी आती है, तो इसलिए इसको काँपता हुआ यानी कि लुंठित रे के नाम से जाना जाता है। ल, ये होता है पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन। इसके उच्चारण में जो है, जो हवा है, साँस है, वो पास से गुज़र जाती है। इसलिए इसको पार्श्विक मतलब पास से, जिनका उच्चारण हम करते हैं, जीभ दाँतों का स्पर्श करती है तो हवा पास से गुजर जाती है, इसलिए इसको पार्श्विक व्यंजन के नाम से जाना जाता है, इसको लय हम कहते हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक वर्ण। मुझे पूरी उम्मीद है और आशा है कि ये बहुत ही आसानी से आपने समझा होगा और अच्छे से ये सीखा होगा और आपकी परीक्षा में ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है। मिलते हैं अगले एक और नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।